हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खंडल। और दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को कराऊंगा रिफंड वाले चैप्टर का फुल रिवीजन दोस्तों। तो चलिए बहुत जल्दी से स्टार्ट करते हैं और रिफंड वाला जो चैप्टर है दोस्तों, उसका मैं आप लोगों को फुल रिवीजन करवा देता हूं। दोस्तों, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर हमें इसके नोट्स कहां से मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा और वो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। वहां से आप लोगों को पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं फटाफट से रिफंड वाले चैप्टर का। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है रिफंड वाला चैप्टर। तो मैं आप लोगों को दोस्तों आज की क्लास में जो रिफंड वाला चैप्टर है उसका फुल रिवीजन करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, रिफंड का मतलब क्या होता है? रिफंड का मतलब होता है जीरो रेटेड सप्लाई। अगर आप कोई भी जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो, वेदर गुड्स वेदर सर्विस, तो उसे हम रिफंड, उसके लिए जो भी टैक्स हमको पे करना पड़ता है, जो भी हम इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे करते हैं, उसका दोस्तों हमें यहां पर रिफंड मिल जाता है, राइट। टूरिस्ट कौन होता है? टूरिस्ट का मतलब वो पर्सन होता है जो नॉट नॉर्मली रेजिडेंट इन इंडिया। कोई भी बंदा जो इंडिया में नॉर्मली रेजिडेंट नहीं है, उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों? उसे हम यहां पर टूरिस्ट बोलकर चलेंगे, उसे हम यहां पर टूरिस्ट बोलकर चलेंगे। और वो इंडिया में अगर आया भी है तो उसका जो स्टे होता है दोस्तों, वो नॉट मोर देन 6 मंथ्स होना चाहिए। 6 महीने से ज्यादा का स्टे नहीं होना चाहिए फॉर लिगिटिमेट नॉन इमिग्रेंट पर्पजेज, राइट। तो बस वो घूमने फिरने के हिसाब से आया हो, यहां पर फाइनली सेटअप होने के हिसाब से नहीं आया हो, राइट। दोस्तों, रिफंड का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है 54 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जो है रिफंड का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रिफंड बहुत सारी सिचुएशंस में मिलेगा। अगर आप सप्लाई कर रहे हो सेज यूनिट या डेवलपर को, तो भी माय डियर फ्रेंड्स, इट शुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड एक्सपोर्ट एंड यू आर एलिजिबल टू टेक द रिफंड। दोस्तों, आप यहां पर भी रिफंड के लिए क्या माने जाओगे? एलिजिबल माने जाओगे। बहुत बढ़िया। तो सर यहां पर रिफंड कौन कौन सी चीजों का मिलता है? तो मैं आप लोगों को बता दूं, जो भी आपका अनयूटिलाइज आईटीसी होगा, डीम्ड एक्सपोर्ट वाला मैटर होगा, कैश लेजर में बैलेंस पड़ा होगा, कोई सप्लाई आपने प्रोवाइड ही नहीं करी, उसका टैक्स आपने गवर्नमेंट को जमा करा दिया, या रॉन्ग टैक्स लग जाता है, जैसे आपने इंटर को इंट्रा मान लिया या इंट्रा को इंटर मान लिया। टूरिस्ट वाला केस भी हो सकता है कि कोई टूरिस्ट इंडिया के बाहर जा रहा हो, कोर्ट के ऑर्डर के कारण भी कई बार रिफंड मिलते हैं। प्रोविजनल असेसमेंट जब फाइनल होता है दोस्तों, तब भी रिफंड मिलता है। तो बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहां पर आप लोगों को यहां पर रिफंड मिलेगा। तो सर रिफंड के लिए करना क्या पड़ता है? सर रिफंड अपने आप मिलता है ना दोस्तों, रिफंड कभी भी अपने आप नहीं मिलता है। रूल 89 में लिखा है कि आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा GSTRFD 01 में। ये रिफंड की एप्लीकेशन होती है। तो जैसे ही आप कोई भी गुड्स इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करोगे तो आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर आपके कैश लेजर में बैलेंस पड़ा है दोस्तों, तो उसके लिए RFD 01A फॉर्मेट होता है, जिसमें आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो। सर कितना टाइम लिमिट होता है? 2 साल, 2 ईयर्स। याद रखना, 2 साल का टाइम लिमिट होता है। इस 2 साल के अंदर दोस्तों आप रिफंड के लिए अप्लाई कर सकते हो फ्रॉम दी रेलिवेंट डेट। रेलिवेंट डेट का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट के केस में क्या होगा, सर्विसेज के केस में क्या होगा, ये मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में आप लोगों को नोट्स में बताया है। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, अगर डीम्ड एक्सपोर्ट का मैटर है, तो जिस दिन आप डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में रिटर्न फाइल करोगे, वहां से 2 साल गिनना है। जजमेंट डिक्री ऑर्डर है कोई कोर्ट का, तो जिस दिन ऑर्डर आएगा, जिस दिन डिक्री पास होगी, वहां से गिनेंगे। अनयूटिलाइज आईटीसी का मैटर है, तो जब आप रिटर्न सेक्शन 39 में फाइल करते हो, वहां से गिनते हैं अपन जो उसकी ड्यू डेट होती है। प्रोविजनल टैक्स का मैटर है, तो जिस दिन फाइनल टैक्स एडजस्ट होता है वहां से गिनेंगे, ठीक है। अगर कोई पर्सन सप्लायर नहीं है, रेसिपिएंट है, वो रिफंड मांग रहा है, तो रेसिपिएंट को जब भी गुड्स और सर्विसेज रिसीव करनी होगी वहां से गिना जाएगा। तो ये सारी बात है माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, एप्लीकेंट एक काम और कर सकता है, वो बहुत सारे फाइनेंशियल ईयर के डिफरेंट मैटर्स को बंच में भी फाइल कर सकता है, राइट। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के अंदर आप लोग ध्यान रखना कि अनजस्ट इनरिचमेंट नहीं दिखना चाहिए। अगर आपने बर्डन शिफ्ट कर दिया है तो यू कैन नॉट टेक द रिफंड, राइट। एंड यू हैव टू प्रूव कि मैंने बर्डन को शिफ्ट नहीं किया है। डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। अगर रिफंड 2 लाख रुपए से कम का होता है, सर्टिफिकेट लगेगा सीए और सीएमए का।
अगर रिफंड क्लेम 2 लाख से ज्यादा होगा। नो डिक्लेरेशन, नो सर्टिफिकेट, कोई डिक्लेरेशन नहीं चाहिए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अगर आप एक्सपोर्ट का मैटर है, अनयूटिलाइज आईटीसी का मैटर है, सप्लाई नहीं दी गई है उसका मैटर है, इंट्रा को इंटर मान लिया या इंटर को इंट्रा मान लिया, ये वाला मैटर है। प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों, जैसे ही आप रिफंड के लिए अप्लाई करोगे आपको एक एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगी और वो एक्नॉलेजमेंट जो है आपको मिल जाएगी। रिफंड ऑर्डर 60 डेज में पास होना जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखना, 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग। डेफिशिएंसी होगी दोस्तों तो आपको ऑफिसर बता देगा और आपको फ्रेश रिफंड एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। प्रोविजनल रिफंड क्या होता है दोस्तों, जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो डिपार्टमेंट आपका जितना रिफंड क्लेम बनता है उसका 90% आपको विद इन 7 डेज दे देता है, इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई। ध्यान रखना, नॉट इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट। ऑर्डर ऑफ रिफंड, दोस्तों रिफंड का ऑर्डर पास किया जाएगा और अगर आपने बर्डन शिफ्ट कर दिया है तो ये पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा करा दिया जाएगा। रिफंड टू बी ग्रांटेड बोथ इन कैश एंड क्रेडिट। ये जो पैसा होता है दोस्तों रिफंड का, ये कैश में भी मिलता है और ये आपको क्रेडिट फॉर्मेट में भी मिलता है, बेस्ड ऑन द ओरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो ये सारी बात आप लोगों को यहां पर देख लेनी है। शोकोज नोटिस मिलेगा, अगर आपका रिफंड क्लेम सही नहीं है तो आपको एक नोटिस इशू किया जाएगा जिसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको उसका रिप्लाई 15 दिन में देना जरूरी होता है, याद रखना इस बात को। जिस दिन एप्लीकेशन मिलेगी वहां से 15 डेज के अंदर अंदर दोस्तों आपको बताना पड़ेगा, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा दोस्तों। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना जरूरी है। ऐसे ही दोस्तों आपके रिफंड क्लेम को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, इसके लिए ऑफिसर को सबसे पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ता है, राइट। विद होल्डिंग ऑफ रिफंड, दोस्तों आपके रिफंड क्लेम को विद होल्ड भी किया जा सकता है। डिपार्टमेंट अगर चाहे तो आपका जो रिफंड क्लेम होता है दोस्तों उसको विद होल्ड करके अपने पास रख सकता है दोस्तों। और अगर बाद में रिफंड क्लेम आपका बन जाएगा दोस्तों तो आपको विद 6% पर एनम इंटरेस्ट के साथ वो रिफंड का पैसा वापस लौटा दिया जाएगा, राइट। क्रेडिट ऑफ अमाउंट रिजेक्टेड रिफंड क्लेम, अगर आपका रिफंड क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा तो जो पैसा पहले आपकी क्रेडिट लेजर में से डेबिट हुआ था वो वापस क्रेडिट कर दिया जाएगा, उसको बोलते हैं रिक्रेडिट। प्रिंसिपल ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट क्या होता है दोस्तों, आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर आपने बर्डन आगे शिफ्ट कर दिया है रेसिपिएंट पे तो एज अ सप्लायर यू कैन नॉट टेक द रिफंड, क्योंकि अगर आपको रिफंड मिलता है तो दोस्तों आप दूसरे की कॉस्ट पर रिच बन जाते हो, जो कि बिल्कुल भी सही बात बिल्कुल भी नहीं है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो जिसके ऊपर बर्डन आया है उसे ही रिफंड मिलना चाहिए। और अगर आप बर्डन शिफ्ट कर चुके हो तो इन दिस केस गवर्नमेंट विल डिपॉजिट द मनी इन कंज्यूमर वेलफेयर फंड। लेकिन कुछ केसेस होते हैं जहां पर गवर्नमेंट कंज्यूमर वेलफेयर फंड में पैसे जमा नहीं कराती है, सीधा एप्लीकेंट को रिफंड कर देती है। वो कौन कौन से केसेस होते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जीरो रेटेड सप्लाई वाले केसेस होते हैं जहां पर एक्सपोर्ट का मैटर हो, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर हो, अगर सप्लाई इज नॉट प्रोवाइडेड वाला मैटर हो, इंट्रा को इंटर और इंटर को इंट्रा मान लिया गया हो, जहां टैक्स का बर्डन शिफ्ट ना हुआ हो, ये वो मैटर होते हैं जहां पर एप्लीकेंट को गवर्नमेंट सीधा रिफंड दे देती है और पैसा कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा नहीं कराया जाता दोस्तों। इसके बाद बता दूं, अगर 2 लाख से ऊपर का मामला नहीं है तो केवल सेल्फ डिक्लेरेशन देनी पड़ती है एप्लीकेंट को कि मैंने बर्डन को शिफ्ट नहीं किया, और अगर 2 लाख से ज्यादा का मामला है तो सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट लगेगा। अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड कैसे मिलेगा, अगर आईटीसी एक्यूमुलेट होता जा रहा है बिकॉज इनपुट टैक्स की रेट बहुत ज्यादा है और आउटपुट की टैक्स रेट बहुत कम है। इन दिस केस माय डियर फ्रेंड्स, जो भी पैसा आपका एक्यूमुलेट हो जाता है दैट इज मैटर ऑफ इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, यू कैन टेक द रिफंड। दोस्तों यहां पर भी आपको रिफंड मिल जाएगा, यहां पर भी दोस्तों रिफंड मिल जाएगा। टैक्स पीरियड का मतलब क्या होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, टैक्स पीरियड का मतलब होता है द पीरियड फॉर विच रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश। जिस पीरियड के लिए हम रिटर्न को फर्निश करते हैं दोस्तों दैट इज कॉल्ड टैक्स पीरियड, उसे ही हम टैक्स पीरियड बोलते हैं। इसके बाद एक बात और बोल देता हूं, सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विसेज वेयर रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज्ड आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर इज नॉट अलाउड, लाइक जैसे सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्विस, रेल, लोकोमोटिव पावर्ड। तो ये कुछ केसेस हैं जहां पर, ये 2 केसेस हैं जहां पर अगर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर भी होगा तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा। एक बात और बता दूं दोस्तों, ये रेस्ट्रिक्शन कब एप्लीकेबल नहीं होता,
इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई वेदर एक्चुअल एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट, एप्लीकेशन फॉर्म RFD 01 में बता चुका हूं, 2 साल की टाइम लिमिट में बता चुका हूं, डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट में बता चुका हूं। द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मूला, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। मेनी टाइम्स इन योर एग्जामिनेशन द प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैन फ्रेम ऑन दिस फॉर्मूला माय डियर फ्रेंड। व्हाट इज द फॉर्मूला? रिफंड अमाउंट कैसे निकाला जाएगा जीरो रेटेड सप्लाई के केस में? तो मैं बता दूं डियर, सबसे पहले आपको टर्नओवर निकालना पड़ेगा जीरो रेटेड सप्लाई का, वेदर इट इज अ मैटर ऑफ गुड्स और वेदर इट इज अ मैटर ऑफ सर्विस, डिवाइडेड बाय एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। आपको इसका मीनिंग पता होना जरूरी है। रिफंड का मतलब होता है दोस्तों मैक्सिमम रिफंड, नेट आईटीसी का मतलब होता है इनपुट और इनपुट सर्विस पर जितना भी आईटीसी बनेगा, इनपुट और इनपुट सर्विसेज पर जितना भी आईटीसी बनेगा ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड, ड्यूरिंग द रेलिवेंट पीरियड अदर देन आईटीसी। कौन से आईटीसी को छोड़कर दोस्तों? जो कि सब रूल 4A और 4B में आता है उसको छोड़ देना। 4A और 4B में जो आईटीसी आता है उसको छोड़ दो, बाकी जितना भी आपका आईटीसी बनता है इन रिलेशन टू इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज उसको हम यहां पर नेट आईटीसी बोलते हैं। दोस्तों 89 4A और 4B का जिक्र बहुत जगह पर आता है। 89 4A और 4B में कौन से आईटीसी होते हैं? 89 4A में आता है डियर डीम्ड एक्सपोर्ट वाला आईटीसी, और 4B में आता है दोस्तों जहां पर कोई भी बंदा एज ए मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर अगर किसी मर्चेंट एक्सपोर्टर को सप्लाई करेगा और वहां पर 0.1% कंसेशनल रेट लगेगी, तो मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर जो भी रिफंड क्लेम करेगा इनपुट के केस में, इनवर्ट सप्लाई के केस में, दैट इज अ मैटर ऑफ रूल नंबर 89 4B। तो जब भी आप फॉर्मूला लगाओगे नेट आईटीसी का मतलब 89 4A और 4B वाले आईटीसी को छोड़ा जाएगा, और टर्नओवर में भी दोस्तों जो 89 4A और 4B का रेलिवेंट टर्नओवर है उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। इसके बाद टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ये डियर एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जिस पर एग्जाम में पक्का क्वेश्चन आएगा इन योर एग्जामिनेशन। और मैं बता दूं दोस्तों यहां पर कैसे निकालेंगे हम जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स का टर्नओवर। तो मैं बता दूं टर्नओवर कैसे निकालेंगे, द टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स कैसे निकालेंगे दोस्तों? इसके लिए आपको जो एक्चुअल टर्नओवर है वो पकड़ना है, साथ में वैसा ही गुड्स, याद रखना वैसा ही गुड्स अगर इंडिया में डोमेस्टिकली सप्लाई किया जाता तो उसकी वैल्यू का 1.5 टाइम्स, उसकी वैल्यू का 1.5 टाइम्स निकालो, और इन दोनों में से जो भी लोअर आएगा उस लोअर अमाउंट को हम क्या बोलेंगे? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स। याद रखना 4A और 4B से रिलेटेड टर्नओवर को आप यहां पर कंसीडर नहीं करोगे। जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का क्या मतलब है दोस्तों? जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज का मतलब होता है जिस पीरियड की हम बात कर रहे हैं, जिस रेलिवेंट पीरियड की हम बात कर रहे हैं, उस पीरियड में हमें किसी भी सर्विस को एक्सपोर्ट करने के लिए जो भी पैसा मिला है वो ले लो, प्लस वो अमाउंट भी ले लो जिसमें पैसा एडवांस में मिल चुका है, लेकिन हमने सर्विस अभी इसी रेलिवेंट पीरियड में दी है, लेकिन वो पैसा मत लेना जो कि मिला तो रेलिवेंट पीरियड में है लेकिन जिसकी सर्विस आप आगे आने वाले सब्सिक्वेंट पीरियड में प्रोवाइड करोगे, उससे आपको यहां पर एक्सक्लूड करना पड़ेगा दोस्तों, उसे आपको यहां पर एक्सक्लूड करना पड़ेगा। आई थिंक दोस्तों आप मेरी बात को बहुत जोर से समझ गए होंगे। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का मतलब क्या है दोस्तों? एडजस्टेड टोटल टर्नओवर का मतलब होता है जो भी एक्सपोर्ट आपका गुड्स है, सर्विस है, उनके टर्नओवर को ले लो, उनके टर्नओवर का टोटल कर लो, जो नॉन जीरो रेटेड है उसके टर्नओवर को ले लो, इन सब का जो टोटल होता है दैट इज कॉल्ड एडजस्टेड टोटल टर्नओवर माय डियर फ्रेंड। 4A और 4B को छोड़कर, 4A और 4B को छोड़कर। इसके बाद दोस्तों एक रूल नंबर 89 5 के अंदर भी रिफंड फॉर्मूला आप लोगों को लगाना पड़ता है, दैट इज द मैटर ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। और यहां पर दोस्तों फॉर्मूला कैसे लगेगा ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? आपको यहां पर टर्नओवर को लेना पड़ेगा जो इन्वर्टेड रेटेड सप्लाई वाला टर्नओवर है। अगर इन्वर्टेड रेट है तो आपको क्या करना पड़ेगा डियर? जो टर्नओवर इन्वर्टेड रेट वाला है उसको बेस बनाओ, वेदर गुड्स वेदर सर्विस उसको बेस बनाओ, नीचे एडजस्टेड टोटल टर्नओवर लो, इनटू कर दो नेट आईटीसी से, इनटू कर दो नेट आईटीसी से, और माइनस कर दो दोस्तों जो इन्वर्टेड स्ट्रक्चर वाली आउटवर्ड सप्लाई है उस पर कितना टैक्स बना, क्योंकि उतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो,
उतना तो आप एडजस्ट कर ही सकते हो, उसको माइनस कर दो। द बैलेंस अमाउंट इज कॉल्ड मैक्सिमम रिफंड अमाउंट। यही वो अमाउंट है दोस्तों, यही वो अमाउंट है जिसको हम बोलेंगे मैक्सिमम रिफंड अमाउंट। इसे ही हम मैक्सिमम रिफंड अमाउंट बोलकर चलेंगे, राइट। अच्छा दोस्तों ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूले आप लगा रहे हो, तो जो पहले वाला फॉर्मूला है वहां पर इनपुट और इनपुट सर्विस दोनों का नाम आता है, कैपिटल गुड्स का नाम नहीं आता है। लेकिन ये जो सेकंड फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यहां पर ओनली इनपुट की बात होती है दोस्तों। यहां पर इनपुट सर्विस और कैपिटल गुड्स का नाम कहीं पर भी नहीं आएगा। याद रखना इस बात को। इसका मतलब यह हुआ सर कैपिटल गुड्स के लिए तो कभी भी एक्सपोर्ट के केस में क्रेडिट नहीं मिलती है, राइट। और अगर डिफरेंट टैक्स रेट्स हैं तो भी कोई इशू नहीं है, आप इन्वर्टेड के केस में रिफंड ले सकते हो। दोस्तों मैं आप लोगों को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा, वहां पर ये बात मैं आप लोगों से डिस्कस करके चलूंगा। वैसे मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, आप लोग मेरे हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे रखा है। इनपुट का मतलब क्या होता है दोस्तों, जितनी भी इनवर्ट सप्लाई होती है उन सबको इनपुट बोलते हैं, कैपिटल गुड्स को छोड़कर। दोस्तों कई बार स्टोर, स्पेयर, पैकिंग मटेरियल को भी इनवर्ट सप्लाई कंसीडर कर लिया जाता है अगर आपने उनको बुक्स में कैपिटलाइज नहीं किया है। अगर आपने उनको बुक्स में कैपिटलाइज कर दिया है, देन इट इज कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ कैपिटल गुड्स एंड यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द रिफंड, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक द आईटीसी ऑफ दैट, राइट। इसके बाद दोस्तों रिफंड ऑफ आईटीसी आप तभी ले पाओगे जब सामने वाले ने अपनी जीएसटीआर 1 में उसको शो किया हो और वो आपको जीएसटीआर 2A में व्यू हो गया हो दोस्तों, राइट। डिटर्मिनेशन ऑफ द रिफंड अमाउंट। दोस्तों रिफंड अमाउंट कैसे डिटरमाइंड होता है, ये जो रिफंड अमाउंट होता है दोस्तों, ये कैसे डिटरमाइंड होता है, यही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात, मैक्सिमम रिफंड 89.4 89.5 वाले फॉर्मूले में आपको कैसे मिलेगा। इसके लिए अमाउंट ऑफ आईटीसी कंसोलिडेटेड बेस पे निकाला जाता है। सीजीएसटी हो, एस हो, यूटी हो, आई हो, सबको टोटल करके निकाला जाता है। दूसरा अमाउंट जो आप रिफंड अमाउंट डिटरमाइन करोगे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं। बी पॉइंट है दोस्तों, क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस आप लोगों का बोल रहा है आफ्टर फाइलिंग द रिटर्न इन फॉर्म जीएसटीआर 3B। 3B वाली रिटर्न को फाइल करने के बाद आपकी क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस बोल रहा है, और जब आप रिफंड के लिए अप्लाई करते हो उस दिन आपकी क्रेडिट लेजर में कितना बैलेंस बोल रहा है। इन तीनों में से जो भी अमाउंट लोअर होगा उसे ही हम रिफंड बोलकर चलेंगे। नोट, अमाउंट इज टू बी डेबिटेड फ्रॉम दी क्रेडिट लेजर, और उसको क्रेडिट लेजर में से डेबिट किया जाएगा जब रिफंड देंगे। किस फॉर्म में, सबसे पहले आईजीएसटी, सबसे पहले डियर आईजीएसटी का बैलेंस खत्म किया जाएगा, उसके बाद सेंट्रल और स्टेट को बराबर बराबर लेंगे। लेकिन अगर वो इक्वल रेशो नहीं है, बैलेंस इज नॉट अवेलेबल, तो पहले सीजीएसटी को करेंगे, उसके बाद हम एस और यूटी जीएसटी को करके चलेंगे। केसेस वेयर रिफंड ऑफ आईटीसी इज नॉट अलाउड, कौन कौन से केसेस में आपको नहीं मिलता, जहां आप कस्टम में ड्यूटी ड्रॉबैक ले चुके हो डियर, उसी का अमाउंट वापस आपको जीएसटी में रिफंड नहीं हो सकता है दोस्तों। इट इज फर्दर क्लैरिफाइड दैट eligible credit on account of state tax shall be available even if supplier has availed drawback, right। मिनिमम रिफंड अमाउंट दोस्तों, मिनिमम रिफंड अमाउंट जो होता है वो नॉट लेस देन 1000 होता है। इट इज नॉट लेस देन 1000। ये 1000 से अगर कम होगा तो रिफंड नहीं मिलेगा, 1000 या उससे ज्यादा का रिफंड होना जरूरी है। लिमिट नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ एक्सेस बैलेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। अगर आपके कैश लेजर में एक्सेस बैलेंस है तो लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल माय डियर फ्रेंड्स। कोई लिमिट वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे 200 हो, 500, 600, यू कैन टेक माय डियर फ्रेंड्स। एक्सपोर्टर के पास दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों, एक तो होता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स इंडिया के बाहर गुड्स एक्सपोर्ट कर दिया जाए। दूसरा तरीका होता है दोस्तों कि पहले टैक्स को पे किया जाए, उसके बाद रिफंड मांगा जाए दोस्तों, उसके बाद रिफंड मांगा जाए। दोनों तरीके बताता हूं। सबसे पहले विद पेमेंट ऑफ टैक्स, दोस्तों आपको पहले टैक्स पे करना पड़ेगा इन केस ऑफ एक्सपोर्ट। फिर शिपिंग बिल, जो एक्सपोर्ट के केस में कस्टम लॉ में आप पढ़ते हो, उसको रिफंड एप्लीकेशन मान लिया जाएगा। पर्सन इन चार्ज अपने डॉक्यूमेंट फाइल करेगा, आपकी प्रोसेसिंग होगी रिफंड क्लेम की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों वो आपका रिफंड रख भी सकते हैं, रोक भी सकते हैं। भूटान के केस में दोस्तों वहां की सरकार को रिफंड किया जाता है, ना कि एप्लीकेंट को। ये सारी बातें बता दूं। और इंडिया के बाहर अगर सामान लेकर जा रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूवल
सो इट इज नॉट अ सेल, इट इज नॉट अ सप्लाई, जब तक सामने वाला उसको अप्रूवल ना दे दे। अगर दोस्तों 6 महीने में माल लौटकर नहीं आता है तो जहां पर 6 महीने खत्म होंगे उसे ही डेट ऑफ सप्लाई माना जाएगा और आपको उसके लिए रिफंड भी मिल जाएगा, राइट। दूसरा तरीका होता है डियर, विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ बॉन्ड यू कैन टेक द रिफंड। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस का भी मैटर होता है, सर्विस के केस में भी यू कैन टेक द रिफंड, लेकिन उसमें सर्विस का एक्सपोर्ट होना जरूरी है। रिकवरी ऑफ रिफंड अमाउंट, अगर गलती से रिफंड दे दिया है या आप एक्सपोर्ट प्रोसीड्स को रियलाइज नहीं कर पाए दोस्तों, तो जितना रिफंड सरकार आपको देती है वो वापस लेना भी जानती है, राइट, उसको वापस लेना भी जानती है और आपको 30 दिन में लौटाना पड़ता है विद इन, जो भी आपको डिमांड होती है वहां से 30 दिन में लौटाना होता है विद इंटरेस्ट। इन केस ऑफ फेल्योर दोस्तों रिकवरी प्रोसीडिंग शुड बी इनिशिएटेड। व्हाट आर रिकवरी प्रोसीडिंग विच आर गिवन अंडर सेक्शन 73 और 74। अच्छा दोस्तों, अगर आरबीआई आपको माफ कर दे तो बात अलग है, तो फिर इस केस में आपको रिकवरी नहीं होगी। सेल प्रोसीड्स अगर बाद में रियलाइज होती है तो जिस रेशो में वो रियलाइज हो जाएगी उतने रेशो में दोस्तों, उतने रेशो में आपको रिफंड वापस से दे दिया जाएगा। सेक्शन 55 इन केस ऑफ यूएन बॉडीज एम्बेसी, दोस्तों ये वो लोग हैं जिनकी आउटवर्ड सप्लाई पर कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स लगता है, एंड दे जस्ट टेक द रजिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ यूआईएन। यूआईएन मींस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो दोस्तों ये वो लोग होते हैं जिनके पास एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और उसके बेसिस पर दे कैन टेक द रिफंड, दे कैन टेक द रिफंड, इनको रिफंड मिल जाता है दोस्तों। और कितना रिफंड मिलता है दोस्तों मैं बता दूं, जितना इनवर्ड सप्लाई पर टैक्स पे किया है उतना रिफंड मिलता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कैंटीन होती है जिसको सीएसडी बोलते हैं, आर्मी कैंटीन होती है, डिफेंस के लोग होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, ये लोग जो परचेजिंग करते हैं तो ये जो टैक्स पे करते हैं परचेजिंग पर, वहां पर दोस्तों रिफंड 100% नहीं मिलता है। यू कैन टेक द रिफंड ओनली 50%, आप वहां पर 50% रिफंड ले सकते हो, 100% रिफंड आपको कभी नहीं मिलेगा। टाइम लिमिट यहां पर 18 मंथ्स होती है दोस्तों, और वो भी क्वार्टर के एंड से, जिस क्वार्टर का मैटर है उसके एंड से 18 मंथ्स में यू कैन टेक द रिफंड। फॉर्म और डॉक्यूमेंट जीएसटीआर 11 लगाना पड़ता है फॉर द पर्पस ऑफ इनवर्ड सप्लाई एंड यू कैन टेक द रिफंड। जीएसटीआर 11 लगाकर आप इनवर्ड सप्लाई पर जो भी टैक्स पे किए हो उसका सरकार आपको दे देती है रिफंड। क्या दे देती है माय डियर फ्रेंड्स? आपको दे देती है रिफंड। इक्नॉलेजमेंट कंडीशंस क्या क्या होती है? कंडीशन होती है दोस्तों, इनवर्ड सप्लाई आपको रजिस्टर्ड डीलर से ही करनी है, टैक्सेबल बिल होना चाहिए, जो भी रेसिपिएंट है उसका यूआईएन और जीएसटी नंबर लिखा हुआ होना चाहिए, राइट। ये सारी बातें पूरी होनी चाहिए। रेस्ट्रिक्शन कंडीशन जो भी है वो माननी पड़ेगी। और अगर भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट की उस फॉरेन कंट्री के साथ कोई भी ट्रीटी है तो दोस्तों ट्रीटी में लिखी हुई बात प्रिवेल करेगी, ट्रीटी में लिखी हुई बात प्रिवेल करेगी। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रिफंड की बात करते हैं। इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट्स होते हैं उनका जो डिपार्चर एरिया होता है वहां पर ड्यूटी फ्री शॉप्स होती है जिनको हम रिटेल आउटलेट्स बोलते हैं। वो लोग इंडिया में जब गुड्स खरीदेंगे तो टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इनवर्ड सप्लाई पर जो टैक्स लगा है वो उन सभी रिटेल आउटलेट्स को वापस दे दिया जाएगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट कि कोई भी फॉरेन टूरिस्ट जब इंडिया के बाहर जाता है तो उसके सामान पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, और लगा है तो रिफंड कर दो। लेकिन उसको रिफंड कैसे करेंगे? तो गवर्नमेंट ने इसका मैकेनिज्म बनाया और रिटेल आउटलेट्स को डेवलप किया गया दोस्तों। तो रिटेल आउटलेट से परचेजिंग करेगा कोई भी फॉरेन टूरिस्ट जो इंडिया के बाहर जा रहा है, तो उस रिटेल आउटलेट ने इनवर्ड सप्लाई पर जितना भी टैक्स पे किया है इट शुड बी रिफंड बैक, इट शुड बी रिफंड बैक माय डियर फ्रेंड्स। बाकी कंडीशन, एप्लीकेशन ये सब मैंने यहां पर दी है। ध्यान रखना दोस्तों, दिस इज ओनली इन रिलेशन टू इनपुट्स। इनपुट मींस गुड्स नॉट सर्विसेज माय डियर फ्रेंड्स। इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड सेक्शन 56, अगर आप डिले करते हो रिफंड देने में, 60 दिन में आप रिफंड नहीं देते हो, याद रखना टाइम लिमिट, एप्लीकेशन मिल जाने के दिन से 60 डेज में अगर रिफंड नहीं दिया जाता है, अगर रिफंड 60 डेज में नहीं दिया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो दोस्तों उसके बाद इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा और इंटरेस्ट देना पड़ेगा सरकार को। और व्हाट इज द रेट? द रेट इज ओनली 6% पर एनम आफ्टर द एंड ऑफ 60 डेज अप टू द डेट ऑफ रिफंड ये इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इफ इट इज अ मैटर ऑफ अपील और फर्दर प्रोसीडिंग्स इन द कोर्ट,
और कोर्ट के ऑर्डर के कारण अगर दोस्तों रिफंड देना पड़ता है तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट 6% पर एनम, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9% पर एनम माय डियर फ्रेंड्स। ऑर्डर सैंक्शनिंग इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड। दोस्तों एक बात बताऊं, जब भी रिफंड मिलता है उसके लिए ऑर्डर पास किया जाता है, और वो जो ऑर्डर होता है उसमें अमाउंट ऑफ रिफंड भी होता है, उसमें पीरियड ऑफ डिले भी होता है, उसमें अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी होता है, सारी चीजें वहां पर होती हैं। कंज्यूमर वेलफेयर फंड, दोस्तों एक बात और बता देता हूं आप लोगों को, कंज्यूमर वेलफेयर फंड क्या है? ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड, अगर दोस्तों आप टैक्स का बर्डन आगे पास ऑन कर चुके हो, अगर आप टैक्स का बर्डन आगे पास ऑन कर चुके हो, तो ऐसे केस में आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा, बल्कि वो रिफंड का पैसा किसी कंज्यूमर वेलफेयर फंड में जमा होगा। सर ये पैसा किसके काम आता है? दिस इज फॉर द यूज ऑफ कंज्यूमर वेलफेयर माय डियर फ्रेंड्स। और एक बात और बता दूं, ये अमाउंट जो पैसा जमा होगा इसको इन्वेस्ट किया जाएगा, उसका इंटरेस्ट इनकम जो भी होगी वॉट एवर, इट शुड ऑल्सो बी डिपोजिटेड इन द कंज्यूमर वेलफेयर फंड एंड अदर मनीज ऑल्सो रिसीव। अच्छा दोस्तों, ये जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड होता है इसमें जो भी पैसे जमा होते हैं, दैट इज CGST, SGST, IGST, जो भी अमाउंट है दोस्तों वो सब आपको यहां पर जमा कराना पड़ेगा। ये सब मैंने दे रखा है, यूटिलाइजेशन, क्लैरिफिकेशन इफ इट इज गिवन, ये सारे मैंने बताए। लास्ट में दोस्तों अगर एडवांस मिल गया है, आपने अभी तक बिल भी इशू जो है इशू कर दिया है, ठीक है, लेकिन सर्विस नहीं दी, तो ऐसे केस में क्या होगा? क्या टैक्स का पैसा वापस मिल जाएगा या एडजस्ट होगा? दोस्तों वो पैसा एडजस्ट हो जाएगा, क्रेडिट नोट बनाकर देना पड़ेगा। लेकिन अगर माय डियर फ्रेंड्स आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो तो यू कैन टेक द रिफंड। और अगर दोस्तों एडवांस आपको मिला था, आपने टैक्स जमा करा दिया, आपने रिसिप्ट वाउचर इशू किया था, ठीक है, उसके बाद वो आपको रिफंड करना पड़ा, तो इन दिस केस आपका जो भी GST का पैसा जमा हुआ है उसके लिए या तो रिफंड वाउचर बनेगा या आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा रिफंड बाय फॉर्म ऑफ GST RFD 01। और दोस्तों अगर सप्लाई भी दे दी थी, टैक्स इनवॉइस बाद में रिटर्न हो गई, सप्लाई रिटर्न हो गई, तो वही सिचुएशन बनेगी जो पॉइंट नंबर 1 में बनी थी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों इसको शेयर करिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ और चैनल पर बने रहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए इसी चैनल पर लाता रहूंगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, आप किस टॉपिक पर मेरे से कुछ भी सुनना चाहते हैं मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। आपका कमेंट मुझे बहुत मोटिवेट करता है, लाइक करेंगे दोस्तों तो भी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टाटा बाय बाय दोस्तों। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। चलिए जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।